नमस्कार। मानहानि के चैप्टर में हम पहले 3 वीडियोस में मानहानि की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं। उसके बाद मानहानि के प्रकार जो अपमान लेख और अपमान वचन होते हैं उसको स्टडी किया हमने। उसके साथ ही अपमान वचन कब स्वतः अनुयोज्य हैं उसके संबंध में भी हमने पढ़ा। साथ ही अपमान लेख और अपमान वचन में अंतर को भी देखा। आज हम मानहानि के आवश्यक तत्व क्या होते हैं उसको स्टडी करेंगे। मानहानि के आवश्यक तत्व का मतलब है मानहानि के वाद में वादी को क्या साबित करना आवश्यक है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको साबित किया जाना जरूरी है ताकि वह मानहानि का वाद दायर कर सके और मानहानि का वाद में क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके। तो 3 कंडीशंस हम देखते हैं, यानी कि 3 बातें साबित करनी जरूरी है। पहला कि कथन मान हानिकारक होना चाहिए। सेकंड, कथन का संबंध वादी से होना चाहिए। और थर्ड है कथन प्रकाशित होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पॉइंट हम देखते हैं कि कथन मान हानिकारक हो। तो पहले हम देखते हैं कि जो कथन या जो बात कही जाती है वो 2 श्रेणी में होती हैं, यानी जो अपने स्वाभाविक और साधारण अर्थों में मान हानिकारक होते हैं और वे कथन जो अपने प्राथमिक भाव में निर्दोष होते हैं। कथन निम्नलिखित दशाओं में अपने स्वाभाविक और साधारण भाव में मान हानिकारक समझे जाते हैं, यानी कि किन किन दशाओं में स्वाभाविक या साधारण भाव में ही वह मान हानिकारक समझे जाएंगे। जब वादी के विरुद्ध अन्य व्यक्तियों की राय या दुर्भावना को उत्तेजित करें, जब वादी के प्रति सार्वजनिक घृणा, अपमान, उपहास, अनादर या गाली की स्थिति लाए, जब वादी के वैयक्तिक चरित्र या साख के प्रति दुर्भावनाएं जागृत करे या वादी की वृत्ति, व्यवसाय या रोजगार को क्षति पहुंचाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिससे वादी से उसके पड़ोसी या अन्य व्यक्ति भयभीत होने लगे, घबराए या उसे पसंद न करें या फिर उससे कतराए या फिर अन्य की दृष्टि में वादी को गिरा देना। तो स्टूडेंट्स, ये कथन थे जो कि प्रथम दृष्टया ही मान हानिकारक होते हैं। तो यह क्वेश्चन जब राइज होता है कि क्या कोई कथन मान हानिकारक है या नहीं, सामान्य एवं विचारवान व्यक्ति की दृष्टि में वादी का स्थान नीचा हुआ है या नहीं, यही परीक्षण होता है। यानी अगर स्थान नीचा हुआ है तो मान हानिकारक होगा। तो क्रोध में ही जल्दबाजी में कोई बात कह देना या गालियां देना, ये अनुयोज्य मानहानि की कोटि में नहीं आती हैं, क्योंकि उसको सुनने वाले व्यक्ति उससे किसी प्रकार का आशय नहीं निकालते हैं। वे शब्द जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं किंतु चरित्र के ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं डालते और न ही ख्याति पर असर डालते हैं जिससे वह लोगों की दृष्टि में हेय एवं निंदनीय समझा जाए, मान हानिकारक नहीं समझा जाएगा। तो मान हानिकारक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप से न्यायालय करता है। जैसे किसी विधवा को यह कहना कि वह किसी की रखेल है, तो यह कथन मान हानिकारक होगा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं कि प्रतिवादी ने दुराशय एवं दुर्भावनावश वादी के विरुद्ध कुर्की का वारंट जारी करके वादी के फर्नीचर और पुस्तकें जब्त कर ली। तो न्यायालय ने निर्णित किया कि भले ही कुछ क्षति होने का सबूत नहीं दिया गया हो, किंतु उक्त परिस्थितियों में पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कथन का संबंध वादी से होना, जो कि 2 नंबर पॉइंट है अपना, यानी मान हानि का वाद साबित करने के लिए सेकंड पॉइंट क्या साबित करना होगा कि कथन का संबंध वादी से होना। तो मानहानि के प्रत्येक वाद में वादी को यह साबित करना पड़ता है कि मान हानिकारक जो कथन है सीधा उसी से संबंध रखता है। तो
कॉमन लॉ में यह आवश्यक नहीं था कि प्रतिवादी का आशय यह रहा हो कि मानहानिपूर्ण कथन वादी से संबंध रखे। प्रश्न यह था कि क्या प्रतिवादी ने कथन वादी से संबंध होने के आशय से प्रकाशित किया था, बल्कि प्रश्न यह था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि वह कथन प्रकाशित किया गया था युक्तियुक्त रूप से यह सोच सके कि वह कथन वादी से संबंध रखता था, यानी कि जिसे यह कहा गया है कथन या प्रकाशित किया गया है वह यह सोचे कि यह कथन वादी से संबंधित था। यह प्रतिवाद नहीं लाया जा सकता कि इसकी कोई कल्पना करने का कोई कारण नहीं था कि इस प्रकार का संबंध उसके कथन को दिया जाएगा, या उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वादी जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में था, यानी कि यह डिफेंस नहीं कर सकते कि उसे यह ज्ञान नहीं था कि ऐसा कोई वादी जैसा कोई व्यक्ति वाकई में था। तो इसके संबंध में हम एक फेमस केस लॉ देखते हैं, हल्टन एंड कंपनी वर्सेस जॉन्स का। इसमें समाचार पत्र में डाइपी का जीवन नाम का एक लेख प्रकाशित किया गया, जिसमें एक चर्च वार्डन आर्टिमस जॉन्स पर फ्रांस में एक टीचर के साथ रहने का दोषारोपण किया गया था। तो लेखक के लेख को इस नाम से वास्तविक व्यक्ति के संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने आर्टिमस जॉन्स को एक काल्पनिक व्यक्ति समझकर ही जो लेख लिखा था, उसने सोचा था कि वह काल्पनिक व्यक्ति है, लेकिन इत्तेफाक से उस नाम का वास्तविक व्यक्ति निकल गया जो कि पत्रकार और बैरिस्टर था। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि समाचार पत्र इस अपमान लेख के लिए दायी है। इस तरह से दो पॉइंट्स को हमने पढ़ा कि कथन मानहानिकारक होना चाहिए और कथन का संबंध वादी से होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कथन प्रकाशित होना ज़रूरी है। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कथन का प्रकाशन होना ज़रूरी है, सिर्फ कह देना या उसका संबंध वादी से होना ही पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।